नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो होगा जो मैंने मेंस के बच्चों का जब वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक मास्टर वीडियो का सीरीज़ शुरू कर लेंगे जिसमें क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में रिवीजन करेंगे और समझ लेंगे टॉपिकों को, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी सी मदद मिल जाए। आज कौन कौन से टॉपिक होंगे गुरु? तो आज बहुत सारे टॉपिक करवाऊंगा मैं। वीडियो लंबा होगा तो अंत तक देखिएगा। आई नो कि बहुत कम बच्चे देखेंगे क्योंकि मेंस के बच्चों की संख्या कम है और रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट होगा ये। नैनो टेक्नोलॉजी होगा आज, उसके बाद से भारत का एआई मिशन होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन होगा, उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा और ईयर ऑफ रिफॉर्म 2025 रक्षा मंत्रालय ने जो शुरू किया है वो पढ़ेंगे हम लोग। भारत का एकीकृत थिएटर कमांड है उसको भी पढ़ेंगे और भी एक दो टॉपिक होंगे आपके लिए, जैसे 400 मिलियन ड्रीम्स जो पीएमओ का रिपोर्ट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का, जैसे मखाना बोर्ड हो गया, बिहार का टूरिज्म हो गया, बिहार में उद्योग धंधे हो गए, बिहार का एग्रीकल्चर हो गया, ये जितने भी इशू है इन सभी को एक वीडियो में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए कि वीडियो के माध्यम से प्रिपेयर करें, क्योंकि पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको समय लग जाएगा। वीडियो से मैं आपको 45 मिनट से 1 घंटे के करीब में, उससे कम ही समय में आपको कोशिश करवाऊंगा कि पूरा हो जाए आपका। देखिए क्या है पहला टॉपिक। नैनो टेक्नोलॉजी से बीपीएससी में से बहुत बार सवाल पूछा गया है। आज हमने इसमें इसरो से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक को नहीं लिया है तो वो भी कर लेंगे हम लोग। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो सबसे पहला अगर सवाल पूछा जाता है आपसे तो किस प्रकार से पूछा जाएगा कि नैनो तकनीक क्या है और इसका क्या उपयोग है, क्या इसका एप्लीकेशन है, वो आपसे सवाल पूछा जाता है। या फिर पर्टिकुलर अगर आपसे पूछेगा शॉर्ट आंसर में तो पूछ सकता है हेल्थ के सेक्टर में क्या उपयोग है इसका, उसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में क्या है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है। इस प्रकार से आपको सब डिवाइड करके भी टॉपिक पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देते हैं हम लोग कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 अरबवां मीटर होता है, यानी कि 1 की पावर 10 की पावर -9 होता है, 10 की पावर -9 होता है। इसको हम नैनो कह देते हैं, इसी को हम नैनो कहते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी साइंस एंड टेक का टॉपिक हो तो उसकी परिभाषा जरूर लिखें। अगर बायोटेक होता है तो बायोटेक से जुड़े हुए परिभाषा को लिख दें। ये क्या होता है तो 1 अरबवां मीटर पर होता है, अध्ययन का उपयोग करता है। यह तकनीकी परमाणु और अणुओं का स्तर पर काम करता है ताकि नई सामग्री, उपकरण, प्रणालियां विकसित की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे पैमाने पर पदार्थों के गुण को समझना, उनका उपयोग करना है। दरअसल में होता क्या है, कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के अगर नैनो स्तर तक हम चले जाते तो उसके गुण और धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो उसके बिहेवियर में चेंज होता है उसी चेंज का उपयोग हम लोग सामान्य तौर पर करते हैं। उसी को क्या कहा है तो नैनो तकनीक कहा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 मीटर का अरबवां हिस्सा, 10 की पावर -9 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो होता है नैनो टेक्नोलॉजी, इसी को कहा जाता है। इस स्तर पर जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को नैनो तकनीक कह दिया जाता है। इसने हमारे लिए क्या क्या परिवर्तन लाया है भाई, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवा वितरण। ध्यान दीजिएगा, ये रिवीजन वीडियो है, ना कि स्टडी वाला वीडियो। रिवीजन जब करते हैं तो हम लोग शॉर्ट में उसको पढ़ते हैं ताकि कीवर्ड्स को रिवाइज कर सकें जो एग्जाम में आपके काम आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला है ड्रग डिलीवरी, यानी कि नैनो कणों का उपयोग करके दवाओं को शरीर के विशिष्ट हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। टारगेटेड मेडिसिन होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा शरीर का हिस्सा जिसको दवा की आवश्यकता है और हम जो दवा उपयोग कर रहे हैं वो सटीक उसी जगह के लिए उपयोग होगा। जैसे कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करना, मान लीजिए शरीर के किसी अंग में कैंसर है तो उसको हमें नष्ट करना है दवाओं के माध्यम से, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक यानी कि नैनो सेंसर बीमारियों के जल्दी पता लगाने में मदद करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट में असामान्यताओं की पहचान किया जा सकता है। उसके अलावा टिश्यू इंजीनियरिंग, जो ऊतक होते हैं, सेल से टिश्यू का निर्माण होता है। नैनो सामग्री का उपयोग कृत्रिम अंगों या ऊतकों को बनाने में भी किया जाता है। जो आप सुनते हैं कि कृत्रिम हृदय बनाने का काम चल रहा है, कृत्रिम टिश्यू और कृत्रिम स्किन बनाने का काम चल रहा है, तो इसी के द्वारा में किया जाता है। कैंसर के इलाज में नैनो रोबोट जो केवल कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं वो इसका एक उदाहरण हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में हम इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो छोटे और तेज उपकरण जो बनते हैं वो नैनो तकनीक के माध्यम से ही बनते हैं। नैनो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके छोटे, तेज और ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर। जो आपका चिप होता है, जो आपके कंप्यूटर में जो आपके फ़ोन में जो चिप लगा रहता है जिसको प्रोसेसर कहते हैं, उस प्रोसेसर का आकार बहुत ही छोटे छोटे उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स जो गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इनके लॉजिक के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है ट्रांजिस्टर्स का।
तो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, खरबों ट्रांजिस्टर होता है एक छोटे से माइक्रोचिप पर, तो उसका निर्माण जो होता है वो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होता है। जैसे OLED स्क्रीन में नैनो तकनीक का उपयोग किया जाता है। OLED स्क्रीन, आजकल टीवी अगर खरीदेंगे तो सबसे शानदार स्क्रीन OLED स्क्रीन को माना जाता है। इसमें नैनो तकनीक का ही उपयोग करके इस स्क्रीन का निर्माण किया जाता है। एक बड़ा ही कॉमन सा बच्चों का डाउट होता है कि क्या मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे साइंस एंड टेक में दिक्कत आएगी। कृपया करके अपने ब्रेन को बिल्कुल क्लियर रखें। ये सब तरह की चीज़ें कहाँ से आती है पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं पूछा जा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी कैसे निर्माण होता है वो नहीं पूछा जा रहा है आपसे पूछा जाए इसका उपयोग क्या होता है। बस आपको उपयोग ही बताने हैं, तो वो कोई भी सीख सकता है। साइंस बैकग्राउंड से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। और मेंस का डेट भी कहीं कोई बढ़ने नहीं जा रहा है, उसको लेकर भी अब कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि मेंस का डेट आगे बढ़ाओ। कुछ नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं देना है, पढ़िएगा केवल, ठीक है। ऊर्जा सेक्टर में कैसे उपयोग होता है? सौर पैनल की दक्षता को बढ़ाती है, जिससे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है। बैटरी, नैनो तकनीक से लंबी चलने वाली, तेजी से चार्ज होने वाली बैटरियां बनाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में नैनो आधारित बैटरियों को लगाया जाता है। और इलेक्ट्रिक वाहन का तो आजकल युग ही शुरू हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक वाहन आप सुनते हैं तो उसमें भी नैनो तकनीक का उपयोग किया जाता है, भले वो स्कूटी हो या फिर कारें हो या फिर कुछ और हो। पर्यावरण पे कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं भाई पर्यावरण में निपटने के लिए? तो प्रदूषण नियंत्रण, नैनो फिल्टर हवा और पानी प्रदूषण को हटा सकते, फिल्टर के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं, जो एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर का काम कर सकता है। रिसाइकलिंग, नैनो तकनीक कचरे की उपयोगी सामग्री में बदलने में मदद करती है। उदाहरण के लिए नैनो झिल्लियों से जल का शुद्धिकरण। हेमा मालिनी जी जो आती हैं तो आपको याद होगा कि वो बताती हैं ऐड में कि किस प्रकार से नैनो तकनीक का उपयोग करके जल को साफ किया जा रहा है, तो उसमें इसी का उपयोग होता है। एग्रीकल्चर में कृषि और कीटनाशक, नैनो कणों से बने उर्वरक और कीटनाशक कम मात्रा में अधिक प्रभावी होते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचता है। जैसे आपने मोदी जी के मुंह से सुना होगा नैनो यूरिया का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, तो नैनो यूरिया वगैरह जो है उसमें इसका उपयोग शामिल है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या है, स्मार्ट खेती में नैनो तकनीक का उपयोग होता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है? जिस चीज़ को जितनी आवश्यकता जिस चीज़ की, उसको उतना ही मात्रा में वो चीज़ उपलब्ध करवा देना, इसी को स्मार्ट एग्रीकल्चर कह दिया जाता है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में नैनो तकनीक का बहुत ही बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग में नैनो फाइबर से बने कपड़े दाग प्रतिरोधी, जल रोधक व जीवाणुरोधी हो सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल उनमें क्या होता है? गुण होता है। जल रोधक होते हैं, उन पर पानी डालिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दवा प्रतिरोधी भी होते हैं, क्या है यहाँ पर, दाग प्रतिरोधी भी होते हैं, उन पर कोई दाग वगैरह भी नहीं लग सकता। इस प्रकार के वस्त्र कौन पहनते हैं? तो जनरली इसका उपयोग जो है वो स्पोर्ट में या विशिष्ट पर्पस से किया जाता है। जैसे फायर फाइटर्स के जो ड्रेस होते हैं उसको बनाने में किया जाता है, या फिर जो पानी में रहने वाले कुछ विशिष्ट प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं या काम करने वाले लोग होते हैं या स्कूबा डाइविंग वाले लोग होते हैं, उनके वस्त्रों का भी निर्माण किया जाता है। डिफेंस और सिक्योरिटी में हल्के हथियार, नैनो सामग्री, हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जा सकते हैं, हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जा सकते हैं और जवानों की जान बचाई जा सकती है। नैनो तकनीक से खतरनाक रासायनिक विस्फोटक का पता लगाने वाले सेंसर भी बनाए जाते हैं। सैन्य उपकरण में नैनो आधारित कोटिंग भी की जाती है ताकि उनको सही और सटीक उपयोग किया जा सके। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, खतरनाक केमिकल और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए सेंसर का निर्माण भी नैनो तकनीक के माध्यम से किया जाता है। हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का भी निर्माण किया जा सकता है। और कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? तो नैनो तकनीक से सीमेंट और स्टील को हल्का, अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। स्वयं सफाई सतहें, नैनो कोटिंग से इमारतें गंदगी और प्रदूषण से मुक्त रह सकती हैं। अच्छे अच्छे पेंट आए हैं अब मार्केट में, जिसको अगर आप घर के बाहरी परत पर करते हैं तो इस पर पानी नहीं टिकता है, धूल नहीं टिकता है, तो आपका घर अधिक सुरक्षित और मजबूत रहेगा। तो ये क्या था, नैनो तकनीक का कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बहुआयामी तकनीक है जो छोटे पैमाने पर बड़े बदलाव ला सकती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने, पर्यावरण को लाभ पहुंचाने में सक्षम है। इसके उपयोग के साथ नैतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जरूरी है, जिन पर ध्यान देना चाहिए हमें कि भाई नैतिक चिंताएं भी है। मान लीजिए इसका उपयोग कोई खराब पर्सन के द्वारा किया जाता है, किसी गलत संस्था के द्वारा किया जाता है, तो वो हमारे लिए कंसर्न भी हो सकता है। तो ये कुछ कंसर्न भी होते हैं। हर चीज़ का दोनों पक्ष होता है, लेकिन हमें सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी पर इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और आप उसमें इसी प्रकार से पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है बंधुओं, इंडिया AI मिशन है। मैंने आपको समझाया था कि इंडिया AI मिशन हो गया, भारत कंप्यूटिंग मिशन हो गया, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हॉट इशू हैं और इसको पढ़ के जाना चाहिए आपको। इंडिया AI मिशन क्या होगा गुरु? अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए एग्जाम में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं, ऐसी घटना घटित होती है मेंस में
कि आपको सवाल देखा आपने और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। तो ऐसे समय में घबराना नहीं है, पानी रहता है, पानी अवश्य लेकर के जाइएगा ट्रांसपेरेंट बोतल में। थोड़ा सा पानी पीजिए और आँख बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने आप चीज़ें याद आएंगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें घटित होती है मेंस एग्जामिनेशन में, तो कृपया उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। डरे ना एग्ज़ाम में। अगर ब्लैक हो जाता बिल्कुल दिमाग की भाई कुछ नहीं याद आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा शांत होइए, मन को शांत कीजिए, आ जाएगा याद, फिर कलम रुकेगा नहीं। इंडिया एआई मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई क्या है, तो एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है। एआई मिशन क्या होगा, भारत सरकार का एआई मिशन क्या होगा, तो भाई एआई के क्षेत्र में हमें थोड़ा डेवलपमेंट करना होगा, अपने देश में एआई को लेकर माहौल बनाना होगा, कुछ सरकारी स्तर पर कुछ प्राइवेट स्तर पर डेवलपमेंट करना होगा। सरकार है तो सारा काम नहीं करेंगी, तो प्राइवेट को भी इसमें जोड़ करके काम करेंगे। एक जनरल थिंकिंग हम लोग बनाते हैं, कॉमन सेंस इसको सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में भी करना आप, तो आपको मदद मिलेगा। देखिए क्या है लिखा हुआ, जो हमने सोचा वही चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना है। ठीक है भैया, हमें आत्मनिर्भर बनना है, अगर आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ गए तो वैश्विक नेतृत्व भी हमें करना है। बड़ी बड़ी बातें तो हम लिख ही सकते हैं, अपने पास कोई भी अभी तक एआई का बड़ा चैटबॉट नहीं बनाया गया है भारत में। यह मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक व्यापक कार्यक्रम है। कौन सा मंत्रालय, मंत्रालय अवश्य लिखें आंसर राइटिंग में। और मार्च 2024 मंजूरी दी गई। इसके लिए 10,371.92 करोड़ रुपए का बजट 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए आवंटित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य एआई नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करना। तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने का तात्पर्य कि एआई के क्षेत्र में हम लोग कम से कम संप्रभु बने, इसमें भी हमें गूगल जैसे बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ना करना पड़े। जैसे गूगल सर्च इंजन तो अमेरिका का है, चीन ने अपना सर्च इंजन बनाया हुआ है, चीन ने गूगल, यूट्यूब, इन सब चीज़ों को बैन किया हुआ है और उसके ऐप पूरे दुनिया भर में घूमते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एआई का उपयोग करना। और अगला देखिए क्या है, मेकिंग एआई इंडिया और मेकिंग एआई फॉर इंडिया के विजन पर आधारित है। मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया, इस प्रकार के विजन हमने रखे हुए। विजन मतलब लक्ष्य रखे हुए हैं कि इस प्रकार से हमें काम करना है। अब जरा यहाँ पर रुकिएगा, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाह रहा था। तकनीकी संप्रभुता क्या होती है, तकनीकी संप्रभुता क्या होती है। अभी फिलहाल में जीवली आर्ट चल रहा है। जीवली आर्ट देखा है आपने, बड़ा ही सुंदर शानदार अद्भुत फोटो का निर्माण करता है चैट जीपीटी। फ्री में होता है, आप भी कर सकते हैं, 3 फोटो तो फ्री में हो ही जाएगा। तो जीवली आर्ट चल रहा है, चैट जीपीटी उसको कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है जीवली आर्ट। जीवली के बारे में मैंने समझाया था, मियाजाकी के बारे में मैंने आपको समझा दिया था डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में। जीवली आर्ट शुरू करके जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है जिसका चैट जीपीटी है, उसने 10 लाख नए यूजर को ऐड किया है, पेड यूजर को ऐड किया है, और दुनिया भर से अरबों से ज़्यादा उसके पास में डेटा आ गया। मैंने अपना फ़ोटो अपलोड किया कि भाई इसको जीवली में बनाओ, तो उसने जीवली में बना करके दिया, तो मेरा फ़ोटो भी तो सेव करके उसने रख लिया। अब वो मेरे फोटो का उपयोग करेगा एआई को ट्रेंड करने में। इसी क्या कहते हैं कि हम भारतीय लोगों ने इतने बड़े स्तर पर सारा डेटा उठा करके किसको दे दिया, ओपन एआई को दे दिया। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्या हम ही ने दिया, पूरी दुनिया भर के लोगों ने खूब बनाया जीवली, ठीक है, लेकिन इसी को क्या कहा जाता है, डेटा की संप्रभुता नहीं रही। वही अगर ये कंपनी भारत की रहती तो भारत में हमारे डेटा स्टोर रहते, ये भी तो है। अब इसका दूसरा पक्ष, क्या भारत की कोई कंपनी के पास हमारा डेटा है तो बहुत सुरक्षित है क्या, और गूगल के पास है तो बहुत असुरक्षित है क्या। दोनों ही हमारे डेटा का कमर्शियल उपयोग करेंगे, उसको उपयोग करके एआई को ट्रेनिंग देंगे और फिर पैसे बनाएंगे। दोनों ही कंपनियां तो सेम ही काम करेंगी लगभग में। एक में ये रहेगा कि देश के अंदर डेटा है, एक में ये रहेगा कि देश के बाहर जा रहा है डेटा। तो संप्रभुता आवश्यक होता है। देखिए अगला क्या है, इसका उद्देश्य हमने क्या निर्धारित किया हुआ है। एआई नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ों का निर्माण करना। तकनीकी आत्मनिर्भरता, वही संप्रभुता वाला जो मैंने लेक्चर दिया अच्छा खासा। सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन जैसे क्षेत्र में एआई का उपयोग। भारत में जब भी विज्ञान प्रौद्योगिकी की हम लोग चर्चा करते हैं तो भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी केवल एडवेंचर के लिए नहीं होता है कि मार्स पर चले जाओ, चंद्रमा पर चले जाओ, सूर्य पर चले जाओ, बल्कि भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी का सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और बेसिक जो उपयोग किस प्रकार से हो सकता है उस पर फोकस किया जाता है। इसरो की भी उपयोगिता हम लोग इसी दृष्टिकोण में देखते हैं कि इसरो ने जब से शुरू हुआ है तब से वो मार्स के लिए 2015 में उसने मिशन किया है। क्या वो पहले नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन इसरो का लक्ष्य पहले हमने अलग निर्धारित किया हुआ था। हमने निर्धारित किया हुआ था देश में एग्रीकल्चर
देश की इकोनॉमी, देश के संसाधन, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, संचार वगैरह पर ध्यान दिया जाए। बाद में हम लोग एडवेंचर वाले कार्यक्रम कर लेंगे। तो अब एडवेंचर वाली चीज़ें हो रही हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए क्या है। तो एआई का हम लोग कहाँ पर उपयोग करना चाहते हैं? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि और शासन में उपयोग करना चाहते हैं। शासन के बारे में बीपीएससी मेंस में सवाल पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में आपसे पूछ सकता है। अगला देखिए क्या है, वैश्विक नेतृत्व। भारत को एआई के क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। इसके लिए भी हमने एआई मिशन को शुरू किया है। कार्यान्वयन एजेंसी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो मिशन को इंडिया एआई स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन IBD द्वारा लागू किया जा रहा है, जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्य घटक इसके क्या क्या है? मिशन में 7 प्रमुख स्तंभ शामिल हैं। पहला स्तंभ, इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता को हासिल करना। 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की एआई कंप्यूटिंग ढांचा को स्थापित करना। जीपीयू क्या होते हैं? तो जीपीयू वो मशीन होता है जिस पर एआई काम करता है। जिस प्रकार से आपका कंप्यूटर सीपीयू पर काम करता है, उसी प्रकार से एआई आधारित जो कंप्यूटर्स होते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके लिए जीपीयू की आवश्यकता पड़ती है बड़े स्तर पर। जैसे वो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पर जो आप जिबली आर्ट बना रहे हो, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है अमेरिका में या भारत में या अलग अलग जगहों पर, वो जीपीयू की मदद से हो रहा है, जीपीयू की मदद से हो रहा है। उसी के कारण से सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई का सीईओ है, उसने ट्वीट किया था कि हमारे जीपीयू मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट का मतलब इतनी ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, इतना ज़्यादा उस पर लोड आ गया जिबली आर्ट के कारण कि वो पिघल के बाहर आ रहे हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो सो नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया है जीपीयू पर। तो जीपीयू जो होता है वो एआई के पीछे का बैकबोन होता है, वही काम करता है मुख्य रूप से। हमारे पास जीपीयू की क्षमता भी नहीं है, हम बाहर से मंगाते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से कार्यान्वयन। इंडिया एआई इनोवेशन मिशन, स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल और क्षेत्र विशिष्ट आधार मॉडल को विकसित करना। LLM क्या होते हैं? मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनको कहा जाता है। LMM लिखा हुआ है और मैं आपको LLM भी समझा रहा हूँ। क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो आप जीबली में कन्वर्ट करते हो, जीबली में, तो क्या आप बोलते हो उसको कि ये फ़ोटो दे दिया, कोई फ़ोटो दे दिया आपने, कोई दो लोग हैं, बहुत घटिया बनाया मैंने। उसके नीचे क्या लिखते हो आप? कन्वर्ट दिस इमेज इनटू जीबली स्टूडियो आर्ट। बस इतना लिखना होता है। किस भाषा में आपने लिखा है? आप हिंदी में ही लिख दीजिए, इस फोटो को जीबली में कन्वर्ट करो, इतना भी लिख दीजिए तो भी वो काम करेगा। कैसे आपकी भाषा इंग्लिश या हिंदी को समझ पा रहा है? भोजपुरी में लिख दीजिए, मैथिली में लिख दीजिए कि एकरा जीबली में कन्वर्ट कर दियो, तो तब भी वो आप क्या करेगा? तो कन्वर्ट कर देगा। तो ये किस प्रकार से हमारी भाषा को समझ रहा है, किस प्रकार से हमारी भाषा को समझ रहा है? तो LLM की मदद से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से समझ रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेंड करने के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया गया है और भारत में भी इंडिया एआई मिशन के तहत में हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक आसान पहुंच प्रदान करना ताकि स्टार्टअप और शोधकर्ता एआई नवाचार कर सकें। एआई डेटा सेट अगर हमारे पास होगा तो हमारे अगर कोई इनोवेशन के लिए हमारे यहाँ पर रिसर्च करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो हम उसको कुछ मदद कर सकें। अगला है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि एआई के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप करना। महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में एआई के उपयोग को, एप्लीकेशन को बढ़ावा देना, इसका ये लक्ष्य रखा गया है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, यानी कि एआई शिक्षा को बढ़ावा देना। एकेडमिक स्तर पर एआई को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये भी इसी का भाग है। इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, अगर कोई एआई से रिलेटेड स्टार्टअप शुरू करता है तो उसको फाइनेंस किया जाएगा। क्या है ये 7 लक्ष्य हैं इंडिया एआई मिशन के। 7 लक्ष्य हैं, सातों के सातों आपको पढ़ा रहा हूँ। सातों में से याद होना चाहिए, आपको पूछा जाएगा तो सातों को लिखना पड़ेगा आपको। सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, सेफ और ट्रस्टेड एआई हमें डेवलप करना है। याद रखना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं दिखाता हूँ कैसे याद किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर बनाएंगे एआई पर आधारित, जिसको क्या नाम दिया गया है? इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता। अब उस कंप्यूटर को उपयोग करके क्या करेंगे हम लोग? तो इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन कर रहे हैं हम। उस कंप्यूटर को चलाने के लिए डेटा सेट प्लेटफॉर्म भी चाहिए, बहुत सारा डेटा चाहिए। डेटा का मतलब क्या होता है? मेमोरी कार्ड में जो आप डेटा डालते हो, जैसे आपका फोटो, वीडियो, ये सब डेटा है। तो एआई ट्रेंड करने के लिए बहुत ही भारी स्तर पर डेटा चाहिए हमें, तो उसको हमें चाहिए होगा। तो पहले कंप्यूटर लिया, फिर हमने दूसरे स्तर पर इसको लिख लीजिए, इसको दूसरे स्थान पर डाल दीजिए। क्या जा रहा है आपको? पहले कंप्यूटर लिया, फिर डेटा इकट्ठा किया, फिर हम इनोवेशन कर रहे हैं। इनोवेशन करके हमने एप्लीकेशन का निर्माण किया। कृषि में किस प्रकार से उपयोग करेंगे, स्वास्थ्य में, उसके लिए एप्लीकेशन ऐप बना लिया। ठीक है।
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लोगों को और ऐप बनाए उसके लिए स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं हम कि आप एआई के क्षेत्र में आइए, हम आपको फाइनेंस करेंगे। कोई दुकान अपनी शुरू करना चाहता है, मतलब कि कोई कंपनी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसको हम पैसा देंगे। और सबसे अंत में क्या होगा, एक हम ये रख रहे हैं कि भाई एआई का निर्माण जो आप लोग कर रहे हो ये ट्रस्टेड होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। बस यही तो है साथ। अब तो याद हो गया होगा, एक बार और दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। कंप्यूटर बनाया, डेटा लाया, डेटा का लाके इनोवेशन किया, इनोवेशन करके एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन बनाने के बाद हमने ये देखा कि भाई एप्लीकेशन बनाने के लिए और लोग चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च होगा तो हमने स्टार्टअप को फाइनेंस वाला ले आए। फाइनेंस के बाद हमने क्या किया कि अब जो एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हो वो सुरक्षित होना चाहिए और ट्रस्टेड होना चाहिए। यही है 7 मिशन इंडिया एआई मिशन का, और कुछ नहीं था इसमें। बाकी पैसा रुपया की बातचीत है। 10,371 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, 5 वर्ष के लिए खर्च किया जाएगा। 50% व्यवहार्यता अंतर्निधि है, यानी कि पीपीपी मॉडल पर आधारित है। प्राइवेट पार्टनर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लाभ क्या होगा, तो रोजगार सृजन, डिजिटल समावेशन, स्वदेशी तकनीक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो पाएंगे। चुनौतियां क्या है, प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है, अपने पास प्रोफेशनल लोगों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अपने पास, नैतिकता और गोपनीयता से जुड़ी हुई चुनौती भी है, डेटा ब्रीच वगैरह की भी चुनौती है। वर्तमान प्रगति कैसे हुआ है, तो 187 प्रस्ताव पास हुए हैं। स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल LLM विकसित करने के लिए 187 प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। 18,000 GPU के साथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही है भारत सरकार। अल्कोस जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए गैर व्यक्तिगत डेटा सेट जुटाने की पहल है कि डेटा जुटाए जाएं, जितना ज़्यादा डेटा हो सके और उसका उपयोग हम कर सकें। भविष्य के लिए भी योजनाएं हमने बनानी शुरू कर दी है। और NEILIT के साथ मिलकर एआई एप्लीकेशन फाउंडेशन कोर्स भी शुरू किया गया है। ये इंडिया एआई मिशन था जिसको आपको याद रखना है, यहाँ सवाल पूछा जाएगा। अगला है क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है, किसके उद्देश्य से होगा भाई, तो क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करना है जो अत्यधिक सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ कंप्यूटर्स होते हैं और जो वर्तमान पारंपरिक कंप्यूटर हैं उनके तुलना में खरबों गुना तेज़ी गति से काम करते हैं। भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसे नेशनल क्वांटम मिशन के नाम से जाना जाता है। 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी थी। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ से, वो मैं अपने मन से नहीं कह सकता, और वो फैक्ट आपके लिए परम आवश्यक होता है। कब मंजूरी दिया गया, क्या है ये मिशन और क्या इसके उद्देश्य हैं, ये 3-4 ऐसे की पॉइंट्स होते हैं गुरु जो आपको याद रखने पड़ते हैं। एआई मिशन आपको याद हो गया होगा, आई होप। नैनो टेक्नोलॉजी आपको याद हो गया होगा। यह मिशन भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार संबंधी तकनीकों में वैश्विक नेता, यानी कि फिर से देखिए वही चीज़ है, हमने एआई के जगह पर क्वांटम लिख दिया है। उद्देश्य हमारा वही है। क्वांटम कंप्यूटिंग का उद्देश्य क्या है, तो आत्मनिर्भरता और वैश्विक लीडर बनना। एआई मिशन का उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता और वैश्विक लीडर बनना। 10,000 करोड़ एआई के लिए खर्च किया जा रहा है, तो 6,000 करोड़ क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन के लिए खर्च किया जा रहा है। उसके लिए ईयर भी था, अब यहाँ पर देखिए 23-24 से 30-31 तक 8 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परिभाषा और आधार, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, यह उन्नत तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत जैसे सुपरपोजिशन, उलझाव, इंटेंगलमेंट कहते हैं, हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस का उपयोग करती है। यह पारंपरिक कंप्यूटर से कहीं अधिक जटिल समस्याओं का हल करती, चुटकियों में करती है। एक सुपर कंप्यूटर किसी गणना को अगर 100 वर्षों में पूरा करेगा, 100 वर्षों में पूरा करेगा और 100 वर्ष तक उस कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ दिया जाए, तब जो काउंट करेगा उसको क्वांटम कंप्यूटर विदिन सेकेंड कर सकता है काउंट। 1 सेकेंड के भीतर उसको काउंट कर सकता है, 1 सेकेंड के भीतर काउंट कर सकता है। क्यूबिट्स, पारंपरिक बिट्स 0 या 1 के बजाय में क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। आप इतना डिटेल में एग्जामिनेशन मत जाइएगा, आप बस ये लिख कर आगे बढ़ जाइएगा। क्यूबिट का उपयोग करते हैं सामान्य कंप्यूटर, वहीं पर क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक बार में 0 और 1 दोनों सुपर पोजिशन में हो सकते हैं। उद्देश्य क्या है, मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाया भी था कि आप घर में या तो बल्ब जलाते हैं या बुझाते हैं। घर में या तो कोई बल्ब आप जलाएंगे या फिर आप बुझाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया में कोई समझ नहीं सकता। नील्स बोर का आपने नाम सुना है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बिहार बोर्ड का या NCERT का भी 6ठी 7वीं, तो नील्स बोर वगैरह के बारे में बताया जाता है। उसने बोला कि क्वांटम को दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि समझ सके।
क्वांटम पोजीशन, सुपर पोजीशन उसको कहा जाता है जब कोई बल्ब जला भी हुआ है और बुझा भी हुआ है। मैं सठिया नहीं गया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना वही क्वांटम का आपका सुपर पोजीशन है। तो सामान्य तौर पर या तो 1 होगा या तो 0 होगा, या तो जला हुआ है या फिर बुझा हुआ है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में हम लोग बात करते हैं एक ऐसे पोजीशन की जहाँ पर वो जला भी है, बुझा भी है। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया है, तो उसी को क्वांटम कंप्यूटिंग कह दिया जाता है। भारत में स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर तकनीकों का निर्माण करना, इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी विकास, आर्थिक विकास करना। क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्थिति, वैश्विक देश जैसे अमेरिका और चीन जैसे देश जो रिसर्च कर रहे हैं, तो हम भी इसमें रिसर्च करके आगे बढ़ें। R&D को बढ़ावा देना, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। 3 साल में 20 से 50 क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया जाएगा। 5 साल में 50 से 100 क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया जाएगा। 8 साल में 50 से 1000 क्यूबिट वाले बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण किया जाएगा। इंडिया सुपर कंप्यूटर मिशन आपने पढ़ा है, जिसमें देश में अलग अलग सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से अब क्वांटम कंप्यूटर को लेकर ही भारत सरकार ने मिशन शुरू कर दिया है। प्रमुख घटक क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग है गणना के लिए, क्वांटम संचार के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कोई मैसेज भेज रहे हैं तो क्वांटम संचार का उपयोग करेंगे तो उसको दुनिया में कोई हैक नहीं कर सकता है। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, जिससे हम क्या कर सकें, तो भाई आपदा प्रबंधन वगैरह में उपयोग कर सकें। क्वांटम सामग्री और डिवाइस के साथ भी हमें निर्माण करना पड़ेगा अपने आने वाले लक्ष्य को लेकर के। हम इसका उपयोग सामान्य तौर पर से रक्षा, सुरक्षा और संचार में करने वाले हैं। डेडली कॉम्बिनेशन है, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग में AI को जोड़ दें हम तो दुनिया अलग दिखेगी। सुरक्षित संचार, सैटेलाइट आधारित क्वांटम संचार और QKD नेटवर्क का विकास करना। सामग्री विकास, सुपर कंडक्टर्स और टोपोलॉजी सामग्री जैसे क्वांटम उपकरणों के लिए सामग्री का संश्लेषण करना। कार्यान्वयन क्या रखा गया है? नोडल मंत्रालय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सहयोग के लिए इसरो, DRDO, TIFR और IIT जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। DRDO और TIFR ने मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, 6 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर का प्रदर्शन भी किया है, इन्होंने निर्माण भी किया है। लाभ क्या है? उच्च गणना शक्ति हमें हासिल हो जाती है। और जैसे क्रिप्टोग्राफी वही होता है, आपने बोला हेलो तो इसको क्रिप्ट कर दिया मैंने, तो अलग अलग 0010 ABC इसमें करके भेजेंगे हेलो को। और दूसरे जगह पर हमने बोल दिया कि भाई हेलो को हमने इस प्रकार से इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो उसको डिक्रिप्ट कर लेना, तो इसको क्रिप्टोग्राफी कह दिया जाता है। ड्रग डिजाइन के लिए तेज़ी से हल करना, ये सब जटिल समस्याएं जो हमारे सामने आती है उसका निदान किया जा सकता है। 2030 तक 280 से 310 बिलियन डॉलर की आर्थिक वृद्धि की संभावना हमने रखा हुआ है। QKD के जरिए संचार और वित्तीय लेन देन को सुरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन देना और उस प्रकार से हमें काम करना कि भाई पर्यावरण के लिए भी लाभप्रद हो। चुनौतियां क्या क्या है इसमें बंधुओं, ध्यान से पढ़िएगा, आपका मेंस है। मिशन की शुरुआत में 4 साल की देरी हुई है, दुर्घटना से देर भली वाली बात यहाँ पर हो गई है। तो हमारे यहाँ दुर्घटना भी हो गया, देर भी हो गया। क्यों हुआ है? टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना गुरु, जो पहले बना लेता है वो जीत जाता है। ठीक है, अगर अमेरिका से पहले जर्मनी परमाणु बम बना लेता, जो कि वो बना रहा था, तो आज हम ये पढ़ रहे होते कि हिटलर एक बहुत महान व्यक्ति था, उसने दुनिया को परिवर्तित कर दिया, उसने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए। जो जीतता है उसके इतिहास पढ़ाए जाते हैं। जीतता कैसे है? तकनीक की मदद से। अगर अमेरिका और पश्चिमी गुट जो हार गए रहते तो आज हम पढ़ते कि जापान, जर्मनी, ये जो देश थे इन्होंने शानदार काम किया। दुनिया में तानाशाही होनी चाहिए, मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग होने चाहिए। तो विलंब जब होता है तो हम पीछे हो जाते हैं, केवल तकनीक के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि इस तरह के किस्से कहानियों के दृष्टिकोण से भी। तूती बोलती है जो तकनीक में महारत हासिल करते हैं उनकी। विलंब हो गया है, हमें 4 साल की देरी हो गई है। फंडिंग, अन्य देश, चीन 15 बिलियन डॉलर, अमेरिका 3.75 बिलियन डॉलर की तुलना में कम निवेश है। कुशल जनशक्ति का भारत में अभाव है। भारत प्रति मिलियन केवल 253 शोध करता है, इटली के 11% शोध करता है। प्रतिस्पर्धा, अमेरिका और चीन जैसे देशों से पीछे रहना, ये एक बहुत बड़ी हमारी क्या है तो चुनौती है।
6 क्यूबिट वाले प्रोसेसर हमने बनाया है। थीमैट हब्स हमने टी हब्स शुरू कर लिया है हमने। 384 से अधिक प्रस्ताव में से 17 को चयनित किया है। और सैटेलाइट योजना भी इसरो और QKD सैटेलाइट पर काम जारी है। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्थापित किया जाए, जिससे उसको हैक ना किया जाए आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध इसी स्तर पर होगा। उसको लेकर काम भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग से पिछले वर्ष BPSC मेंस में निबंध पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो निबंध पूछा गया था। प्राकृतिक कृषि एक टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल खेती की विधि होती है। नेचुरल फार्मिंग शब्द में ही लिखा हुआ है, नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके फार्मिंग करना नेचुरल फार्मिंग होता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि फिर मास्टर साहब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो मैं समझाऊंगा वो भी। प्राकृतिक कृषि एक टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल खेती की विधि है जो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कृत्रिम हस्तक्षेप के उपयोग के बिना, केमिकल, उर्वरक, कीटनाशक, कृत्रिम हस्तक्षेप, इन सब चीज़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। डाल के भूल जाना, एक तरह का यही है, या फिर नेचुरल चीज़ें डालनी हैं उसमें। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संयोजन पर आधारित है, जिसको उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, किसानों की लागत को कम करना। इसे भारत में शून्य लागत प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग एक ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, जिसे सुभाष पालेकर ने लोकप्रिय बनाया। सुभाष पालेकर जी का नाम सबसे प्रमुख नाम है नेचुरल फार्मिंग में। कृपया करके इनका नाम ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री मोदी महोदय ने कितनी बार इनका नाम लिया है। प्राकृतिक खेती के बारे में क्या है, देखिए यहाँ पर परिभाषा और सिद्धांत, जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ये खेती की जाती है बिना रासायनिक इनपुट के। कोई भी रासायनिक चीज़ों का हम लोग उपयोग नहीं करते। मुख्य प्रिंसिपल क्या होते हैं? मिट्टी का उर्वरता बना करके रखना, स्थानीय संसाधन जैसे गोबर, गोमूत्र का उपयोग करना, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना, पानी और ऊर्जा का न्यूनतम उपयोग करना। 4 प्रमुख स्तंभ रखे गए हैं। 4 प्रमुख स्तंभ रखे गए हैं, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा। ये आपको उपयोग करना है, ये पूछा जाएगा आपसे। बहुत आसान है याद करना। जीवामृत, बीजामृत याद रहेगा ही। आच्छादन है, इसको मल्चिंग कहा जाता है, और सॉइल एरोटेशन कहा जाता है इसको। तो बस आपको ये याद रखना है। हिंदी नहीं याद रहे, इंग्लिश याद रखे तो उसको मल्चिंग ऐसे लिख दीजिएगा, देवनागरी में मल्चिंग लिख दीजिएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बीजों को कीट से बचाने, उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक लेप बीजामृत, बीज के ऊपर में लेप चढ़ा देते हैं हम लोग। जीवामृत, गोबर और गोमूत्र से बना प्राकृतिक उर्वरक, गोबर और गोमूत्र से बना प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहता है? जीवामृत। जो केमिकल वाले डालते उसकी जगह पर ये डालेंगे। बीजामृत यानी कि बीज के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, तो प्राकृतिक लेयर चढ़ा देते हैं कीटों से बचाने के लिए, जिससे बीज का नुकसान ना हो। मल्चिंग, मिट्टी को ढकने के लिए सूखी घास या पत्तियों का उपयोग करते हैं जो नमी को बनाए रखता है। मल्चिंग तो आपने देखा होगा, आजकल तो गांव घर में भी होता है, जिसमें क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर में ना कुछ पत्तियों का परत बिछा देते हैं, जिससे मिट्टी ढकी हुई रहती है, तो उसका नमी नहीं जाएगा तो पानी का उपयोग अधिक नहीं करना पड़ेगा। मिट्टी में हवा का संचार बनाए रखने के लिए गहरी जुताई से परहेज करें। गहरा जुताई नहीं करना होता है। याद है आपको, गाँव में पहले जब बैल वाले हल चलते थे तो जो पीछे किसान रहते थे वो कम जोतते थे। वहीं पर ट्रैक्टर के जो फार होते हैं कई बार वो नुकसान पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा अगर गांव घर में रहेंगे तो, क्योंकि वो गहराई से उठा लेते हैं मिट्टी को, तो वो कहीं ना कहीं उर्वरकता को कम कर देता है। उपयोग में आने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है नेचुरल फार्मिंग में, तो ध्यान रखिएगा। गोबर, गौमूत्र, नीम के पत्ते, गुड़ और चूना का उपयोग किया जाता है। गुड़ और चूना का उपयोग किया जाता है। चूना का उपयोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी होता है और मिट्टी में भी इसका उपयोग होता है। स्थानीय पौधों के अंक जैसे कि करंज और धातुर कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। कोई रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। लाभ क्या होते हैं? लागत में कमी होती है, मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ती है। स्वास्थ्य जो रहेगा, मुक्त भोजन से, रासायन मुक्त भोजन से अगर आप भोजन करते हैं तो उसके आपके शरीर और स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण होगा, जल संरक्षण होगा, आर्थिक स्वतंत्रता होगी। किसान जो होंगे वो आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि गाय भी उन्हीं के पास में है, गुड़ का भी वो उत्पादन करते ही हैं, तो अपने ही स्तर से सारा कुछ का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल में डिटेल में कोई बुक पढ़ा है क्या, मैं बुक का नाम भूल गया हूँ जिसमें आपको बताता, तो जो वैदिक कृषि का विधि है ना, वो यही विधि है। वेदों में जो कृषि का विधि वर्णित है ना, तो वो यही विधि है।
क्योंकि वहाँ उस समय तो केमिकल वाली चीज़ें नहीं मौजूद थी, इसी तरह की चीज़ों का उपयोग होता था। विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, फसल उत्पादन, धान गेहूं दाल सब्जी आदि फसलों में उपयोग किया जाता है। बागवानी, पशुपालन और जैविक उत्पाद में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। भारत में स्थिति, भारत 2018 में ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बढ़ावा देना शुरू किया। भारत ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल, गुजरात जैसे राज्य इसे बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। 2022 के बजट भाषण में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय प्राकृतिक कृषि और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चुनौती क्या है? जागरूकता की कमी है। शुरुआती उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है। केमिकल उत्पादन से नेचुरल फार्मिंग पर आएंगे तो धराम से आपका क्या होगा? उत्पादन गिर जाएगा। श्रीलंका में जो विद्रोह हुए थे, गृह विद्रोह हुए थे, लोगों ने विद्रोह कर दिया था, उसके पीछे भी यही कारण था। एक बार में पूरे देश में उन्होंने जीरो बजट फार्मिंग को लाद दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाद दिया। उससे उनका जो उत्पादन है वो धराम से नीचे गिर गया। खाने तक की चीज़ें वहाँ पर मुहैया नहीं हो पा रही थी। बाजार, जैविक उत्पादों के लिए उचित मूल्य और बाजार की कमी है। संक्रमण काल, रासायनिक से प्राकृतिक खेती में बदलाव में समय और धैर्य की जरूरत पड़ती है, काफ़ी समय लगता है। तरीके क्या है? मिश्रित खेती, फसल चक्र, प्राकृतिक कीट नियंत्रण, हरी खाद का उपयोग करके आप इसको कर सकते हैं। उदाहरण क्या है? आंध्र प्रदेश का उदाहरण दे सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का आप उदाहरण दे सकते हैं, जहां पर लागत में काफ़ी बड़े स्तर पर कमी की गई है, किसानों को ट्रेंड किया गया है। और सिक्किम तो भारत पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पूरा स्टेट ही है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? सतत विकास को ध्यान में रख के इसको कर सकते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन में भी ये हमारा मददगार होगा, उसको रोकने में। निर्यात भी हम कर सकते हैं और ऐसे उत्पाद महंगे बिकते हैं, तो यानी किसानों की आय को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। बोर हो रहे होंगे तो बीच में चुटकुला तो नहीं सुना सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में अंतर बता सकता हूँ मैं आपको। पढ़िएगा अच्छे से, बार बार आपको मौका थोड़ी नहीं मिलेगा गुरु कि 200 सीट है SDM के और उसमें आप मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, है ना। ये मौका बार में जीवन में शायद दूसरी बार कभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में अंतर होता है। दोनों ही पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, लेकिन इनके दृष्टिकोण और विधि में थोड़ा सा अंतर होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रमाणित खेती प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के बजाय जैविक उर्वरक जैसे खाद, वर्मी कंपोस्ट, प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे NPOP, USDA के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। नेचुरल फार्मिंग यह अनौपचारिक और न्यूनतम हस्तक्षेप वाली खेती है जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है। इसमें बाहरी इनपुट, यहाँ तक कि जैविक उर्वरक का उपयोग भी कम होता है। स्थानीय संसाधन जैसे गोबर, गोमूत्र पर जोर दिया जाता है। इसको जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं। दोनों में माइन्यूट अंतर है, लेकिन अंतर तो है। यूज ऑफ इनपुट, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव कीटनाशक जैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं और इनपुट बाजार से खरीदे जाते हैं। वहीं पर नेचुरल फार्मिंग में केवल खेत में उपलब्ध संसाधन, गोबर, गोमूत्र, पत्तियों का उपयोग करते हैं। जीवामृत, बीजामृत जैसे घरेलू मिश्रण तैयार किया जाता है और बाहरी इनपुट से परहेज किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? तो इसमें जैविक उर्वरक प्रमाणन की लागत के कारण शुरुआती खर्च अधिक होता है। यह शून्य लागत नहीं है, जीरो बजट फार्मिंग नहीं है। वहीं पर नेचुरल फार्मिंग को जीरो बजट फार्मिंग कहा जाता है। प्रमाणन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके लिए सरकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जरूरी है ताकि उत्पाद को ऑर्गेनिक लेवल मिल सके और 30 रुपये का प्याज आपको 60 रुपये में मिल सके। नेचुरल फार्मिंग में अनौपचारिक प्रमाणन की जरूरत नहीं है। ये व्यक्तिगत विश्वास और स्थानीय समुदाय के भरोसे पर चलती है, यानी कि हमें किसी का प्रमाण पत्र भी हासिल नहीं करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग होता है। इससे मिट्टी की जुताई भी शामिल हो सकती है। नेचुरल फार्मिंग में मिट्टी को प्राकृतिक रूप से ठीक होने दिया जाता है। जुताई से परहेज और आच्छादन, मल्चिंग पर जोर दिया जाता है ताकि क्या रहे, सूक्ष्म जीव की प्राकृतिक गतिविधि पर निर्भरता रखी जा सके और मिट्टी जो है वो अपने मूल स्वरूप में बना हुआ रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का लक्ष्य व्यावसायिक होता है। नेचुरल फार्मिंग का लक्ष्य ज़्यादातर अपने लिए होता है और पर्यावरण के हितैषी भी होता है। जैविक और इनपुट, इसमें बाहरी कुछ भी शामिल नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लागत भी अधिक होता है। वहीं पर नेचुरल फार्मिंग जो होता है इसको जीरो बजट फार्मिंग कहा जाता है और इसकी लागत भी तुलनात्मक रूप से 9 के बराबर में होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। अगला टॉपिक देखिए, एक छोटा सा फैक्ट और बता देता हूं कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम का प्रथम स्थान आता है, वैसे जीरो बजट फार्मिंग में
आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान आता है, आंध्र प्रदेश का आता है, ये अलग से ध्यान में रखिएगा। भारत का एकीकृत थिएटर कमांड, देखिए दरअसल में सैन्य में बहुत बड़ा सुधार है ये, तो इसको मैं करवा रहा हूँ ताकि अगर यहाँ से पूछे तो आप इसको हल कर सकें। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक सैन्य सुधार की अवधारणा है जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बल, थल सेना, नौसेना, वायुसेना को एकीकृत ढांचे में संगठित किया जा सके। एकीकृत का मतलब होता है जोड़कर एक जगह इकट्ठा किया जा सके। थिएटर कमांड का मतलब तीनों सेनाओं एक ही जगह से कमांड प्राप्त करके काम करें और तीनों में सहयोग बहुत ही शानदार हो। दरअसल में हमने जितने भी वॉर लड़े हैं, चाहे वो करगिल का वॉर हो, चाहे वो 71 का वॉर हो, बांग्लादेश का वॉर जिसको कहते हैं, 65 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, या फिर उससे पहले का युद्ध हो, जितने भी युद्ध हैं उन सभी में एक चीज़ सामने आई है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में समन्वय सही से नहीं हो पाता है। कारगिल वॉर के बाद बनी सुब्रमण्यम समिति जो एस जयशंकर हैं, एस सुब्रमण्यम, एस फॉर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम जयशंकर नाम है, इनके पिताजी थे सुब्रमण्यम। तो वो जो सुब्रमण्यम जी के इस अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, कौन से युद्ध के पश्चात, तो वो कारगिल युद्ध के पश्चात, उन्होंने बोला था कि भारत में एकीकृत थिएटर कमांड की आवश्यकता है, भारत में CDS की आवश्यकता है। तो CDS तो बना दिया गया, भारत में एकीकृत थिएटर कमांड अभी अभी बनाया गया है, जो क्या करता है, तो दरअसल में तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करके काम करता है। तो जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बल को एकीकृत ढांचे में संगठित करना ताकि युद्ध और रक्षा रणनीति में बेहतर समन्वय और दक्षता प्राप्त कर सकें। यह विचार जनरल बिपिन रावत द्वारा प्रस्तावित किया गया था जब वे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो इनका लक्ष्य विभिन्न बलों के बीच संसाधन इष्टतम उपयोग और संयुक्त ऑपरेशन को सशक्त बनाना था। सुझाव पहले दिया गया था, फिर जब बिपिन रावत जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने तो उनका सबसे बड़ा क्रेडिट यही जाता है उनको कि उन्होंने थिएटर कमांड के लिए बहुत शानदार काम किया। बिपिन रावत जी ने अपने स्तर से उन्होंने इसको स्थापित करने के लिए शानदार काम किया था और उन्होंने यही बोला था कि नेवी का कोई अगर संसाधन है तो वो संसाधन एयरफोर्स भी उपयोग कर सकती है, एयरफोर्स का कोई संसाधन है तो आर्मी भी उपयोग कर सकती है, और तीनों मिलकर के क्यों ना ऑपरेशन करें, अलग अलग हम तीनों को क्यों ट्रीट करते हैं, एक ही देश की रक्षा के लिए तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों में समन्वय होना चाहिए। एकीकृत थिएटर कमांड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र थिएटर के लिए तीनों सेनाओं को एक कमांड के नेतृत्व में एकीकृत किया जाता है। जो सेना में होंगे उनको पता होगा कमांड का मतलब क्या होता है, कमांडर होता है, एक ही आदमी कमांड कर सकेगा तीनों को। यह पारंपरिक अलग अलग कमांड संरचना को बदलकर संयुक्त रणनीति पर ध्यान देता है। समन्वय को बढ़ाना, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा जाएगा तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और संचार सुनिश्चित करना, संसाधन का उपयोग, हथियार, उपकरण, मानव संसाधनों का कुशल उपयोग करना, तेज प्रतिक्रिया, युद्ध होता ही है कि कितनी जल्दी और कितना सटीक आपने वॉर किया है, क्विक, कितना क्विक होते हैं, तो इसी को लेकर तेज प्रतिक्रिया, युद्ध के दौरान त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने के लिए बनाया गया था। लागत में कमी होगा, दोहराव वाले खर्चे को कम करना, बजट का बेहतर प्रबंधन हो पाएगा कि इसके माध्यम से, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के माध्यम से। प्रस्तावित संरचना भौगोलिक आधार, प्रत्येक थिएटर कमांड एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा और समुद्री सीमा के लिए जिम्मेदार होगी। संभावित कमांड कौन कौन से बनाए जा सकते हैं इसके, तो उत्तरी थिएटर कमांड चीन से लगी सीमा के लिए उत्तरी थिएटर कमांड होगा जिस पर तीनों सेनाएं काम करेंगी। पश्चिमी थिएटर कमांड पाकिस्तान से लगी सीमा के लिए वेस्टर्न थिएटर कमांड। दक्षिणी समुद्री थिएटर कमांड हिंद महासागर समुद्री खतरों के लिए होगा दक्षिणी समुद्री थिएटर कमांड। और हवाई रक्षा कमांड हवाई हमले और मिसाइल खतरों से लड़ने के लिए, निपटने के लिए हवाई रक्षा कमांड बनाया जाएगा। कमांडर एक 3 स्टार जनरल या समकक्ष सभी बलों का नेतृत्व करेगा। 3 स्टार जनरल बहुत बड़ी पदवी होती है गुरु, तो वो जो होंगे वो इसका क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है, पिछली बार UPSC में 2024 में उन्होंने सेना के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में कंपेयर करके पूछ लिया था। यही 3 स्टार जनरल, आर्मी मैन जनरल और एडमिरल इसी प्रकार से था। मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये सवाल 2024 से पूछा था। क्यों पूछा था, इसी टॉपिक के कारण से पूछा था। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्थापित किया जा रहा है भारत में, इसी कारण से पूछा था। ठीक है। वर्तमान स्थिति, जनरल अनिल चौहान वर्तमान CDS के नेतृत्व में योजना को अंतिम रूप देने पर काम जारी है। 2023 में इसका खाका तैयार हो चुका था लेकिन सरकार की मंजूरी कार्यान्वयन बाकी है। सरकार ने मंजूरी दे दिया है। प्रशिक्षण और क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास भी शुरू किए गए हैं। लाभ क्या होगा, रणनीतिक एकता होगा, प्रशिक्षण और संचालन में तेजी आएगी, आधुनिकीकरण हो सकेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है हमारा वो सही से हो पाएगा। चुनौती क्या है, अंतर सेवा समन्वय। एक सेना और दूसरी सेना की कार्यशैली बिल्कुल अलग अलग होती है। आर्मी में भी एक रेजिमेंट और दूसरे रेजिमेंट की कार्यशैली बिल्कुल अलग अलग होती है, तो वो उसको हमें कम करने बड़ी चुनौती सामना करना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक शैली में, एक कार्यशैली में इनको बढ़ा जाए, क्योंकि सभी के काम करने का तरीका अलग होता है।
बजट शुरुआती ढांचा तैयार करने में उच्च लागत आती है। प्रशासनिक बदलाव, मौजूदा कमांड संरचना को बदलने में समय और जटिलता अधिक आएगी। विरोध, कुछ सैन्य विशेषज्ञों द्वारा एकीकरण की गति पर प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं। जो सैन्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने बोला है कि हमें सही से करना चाहिए। क्या इस प्रकार का चीज़ दुनिया में मौजूद है कहीं पर? बिल्कुल मौजूद है। अमेरिका में है 6 भौगोलिक, 5 कार्यात्मक थिएटर कमांड है, जैसे पैसिफिक कमांड। चीन 2015 में 5 थिएटर कमांड चीन नहीं बनाए। भारत इस मॉडल से प्रेरणा ले रहा है और भारत भी बना रहा है अपना कमांड। भारत के लिए महत्व, दोहरी चुनौती, चीन और पाकिस्तान के साथ खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना, हिंद महासागर, समुद्री व्यापार और सुरक्षा को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी हथियार तकनीक को लेकर एकीकरण करना। भविष्य की दिशा क्या है? भारत सरकार जल्दी इसको मंजूरी दे देगी और संपूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने हालांकि मंजूरी दे दी है, प्लीज़ एक बार ये चेक कर लें। मैं इसमें ये ऐड करना रह गया, शायद हो सकता है कि ये पुराना डेटा ये उठा रहा हो, तो इसलिए प्लीज़ इसको एक बार आप चेक कर लें। अब इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक भी है, जिसको रक्षा मंत्रालय का ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में 2025 को मना रहा है। देखिए जरा क्या है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुधारों का वर्ष यानी कि हम सेना में बड़े बड़े रिफॉर्म करेंगे। पहला रिफॉर्म तो आपको ऊपर ही पढ़ाया है मैंने। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत, युद्ध के लिए तैयार और बहुक्षेत्रीय संचालन में सक्षम बनाना है। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिसंबर 2024 में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। सुधारों का वर्ष 2025 के बारे में घोषणा और उद्देश्य, रक्षा मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को इसको ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में घोषित किया है। उद्देश्य क्या है? एकीकरण, आधुनिकीकरण, संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाना, ताकि 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। एकीकृत थिएटर कमांड, जो पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जा रहा है। तकनीकी प्रगति, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक तकनीक और रोबोटिक्स में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो नए वॉरफेयर हमारे सामने आ रहे हैं, भले वो इजराइल हमास युद्ध में हमने देखा हो या फिर रूस यूक्रेन में हमने देखा है, सभी जगहों पर हमें इतने शानदार तरीके के हथियार दिखते हैं। तो उसका हम क्या करेंगे, सीखेंगे और उसको अपने सेना में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करना, उभरती तकनीकों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, रणनीतिक रूप से सशस्त्र बलों के उपकरण, हथियार और प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखी जाएगी। राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला है कि आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि इस पूरे साल हम लोग ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में मनाएंगे और काम करेंगे कि हम इन चीज़ों का उपयोग कर सकें। AI का, रोबोटिक्स का, मशीन लर्निंग का और साइबर वॉरफेयर का उपयोग कर सकें। संसाधनों के दोहराव को कम करना, उनका अधिकतम उपयोग करना, अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल, समयबद्ध और पारदर्शी बनाना, सैन्य और असैन्य क्षेत्र के बीच तकनीकी और ज्ञान का हस्तांतरण करना। ये क्या हो गया? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड इफिशियंसी। छठा है स्वदेशीकरण और निर्यात, यानी कि हम स्वदेशीकरण करेंगे, अपने यहाँ पर बना करके निर्यात पर ध्यान देंगे। ज्वाइंटनेस और ट्रेनिंग पर भी काम किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जैसे साइबर हमले और अंतरिक्ष युद्ध के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। कल्चरल प्राइड, भारतीय संस्कृति का उपलब्धियों को, गर्व को बढ़ावा देना। वैश्विक मानव, स्वदेशी क्षमताओं के लिए जरिए वैश्विक स्तर के मानकों को हासिल करना और अपने देश में इतने शानदार हथियार का निर्माण करना कि पूरी दुनिया को हम बेच भी सकें। इतने सारे टॉपिक मैंने आज आपको करवाए हैं। एक और टॉपिक कर लिए जिससे वीडियो 50 मिनट का हो ही जाएगा और अपना पूरा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट, 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया वर्किंग पेपर है, कार्यकारी पेपर है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। यह रिपोर्ट भारत में आंतरिक प्रवास, अगर ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इसका इनडायरेक्ट यूज कीजिएगा, रुझानों पर केंद्रित है। यह दर्शाती है कि 2011 के बाद से प्रवास में कमी आई है। इसे दिसंबर 2024 से प्रकाशित किया गया था। यह देश की सामाजिक आर्थिक बदलाव को समझने में मदद करती है। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स और पढ़ लीजिए। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत प्रवास के पैटर्न का विश्लेषण करना, इसके पीछे कारणों को समझना कि प्रवास क्यों होता है, व्हाई, और इसके पीछे के एनालिसिस को समझना, कारण को समझना, क्या है इसके रीजन क्या है उसको समझना। यह 40 करोड़ लोगों के सपने और बदलती जीवन शैली को दर्शाता है कि प्रवास के कारण किस प्रकार से जीवन शैली में परिवर्तन आया है। आंकड़े क्या कहते हैं हमारे पास? तो डिक्लाइन इन माइग्रेशन, ये आंकड़ा कह रहा है 2011 की जनगणना के मुकाबले 2023 में प्रवासियों की संख्या में 11.78% की कमी आई है।
2011 में 45.58 करोड़ प्रवासी थे, 2023 में घटकर 40.20 करोड़ हो गए हैं। प्रवास की दर 2011 में कुल आबादी का 37.64% प्रवास करता था, जो 2023 में 28.88% हो गया, यानी कि प्रवास में कमी आई है। कारण क्या है, रीजन ऑफ डिक्लाइन क्या है? तो आर्थिक अवसर, छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नौकरी और सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। बताइए, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ हो रहा है। किसको गांव में 1 लाख रुपए की नौकरी लग रही भाई? बताइए, कौन से गांव में कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं या शानदार प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गए हैं। खैर, हमारा काम है पढ़ना। शिक्षा और स्वास्थ्य, गांव और कस्बों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, बुनियादी ढांचा सही हुआ है। ये तो जरूर है कि सड़क, बिजली और इंटरनेट तो अब सभी जगहों पर जरूर ही उपलब्ध है। डेटा सोर्स, रेलवे, भारतीय रेलवे के अनारक्षित टिकट प्रणाली से यात्रियों की संख्या का विश्लेषण किया गया है। कहाँ से डेटा लिया है प्रधानमंत्री कार्यालय वालों ने? तो उन्होंने लिया है डेटा कहाँ से? तो इन्होंने रेलवे का जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है ना, कि कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट काटा गया है, उसके आधार पर इन्होंने किया है। 2011 की जनगणना के आंकड़े भी इन्होंने उठाए हैं और उसी के आधार पर किया है। प्रवास के मुख्य गंतव्य मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, ये प्रमुख गंतव्य हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक में प्रवासियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। शहरी केंद्रों का आकर्षण कम होना, रिड्यूस अर्बन अट्रैक्शन, शहर के खराब बुनियादी ढांचे के कारण से अब शहर लोगों के लिए आकर्षक नहीं। लोग अपने शहर में, छोटे शहरों में और मूल स्थान पर रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है सकारात्मक। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। बड़े शहरों में श्रम की कमी और आर्थिक दबाव ज़्यादा बन रहा है। क्षेत्रीय विकास में असमानता को कम करने की संभावना भी बन रही है। रिपोर्ट का सुझाव है कि छोटे शहरों में जीवन स्तर में सुधार के कारण लोग अब बड़े शहरों की ओर कम जा रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। यह बदलाव भारत की विकेंद्रीकृत विकास को दर्शाता है कि भारत का विकास जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब विकास गांव घर में पहुंच रहा है। एक बहुत ही सुंदर सा मैंने वीडियो देखा था, एक बूढ़े बाबा घूम रहे थे, उनसे पूछा कि आपके गांव विकास आया है? तो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं देखे, हम गए थे हॉस्पिटल, बीमार थे हम। तो वही वाला विकास का शायद डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ कहा गया है। वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ तो सीखा होगा आपने। 51 मिनट में मैंने आपके 6-7 टॉपिक को रिवाइज करवा दिया है, जो आप भूलेंगे नहीं। अगले दिन बिहार से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। पसंद आए तो ये भी बताइएगा कि आगे करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, अगर करना होगा तो कर दूंगा मैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।